माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस है, मतलब ऐसा जगह माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जहाँ से सेल को पावर मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने मिलता है। मोर एक्टिव सेल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। अगर सेल जो कोई सेल है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। कोई सेल कम एक्टिव है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है कम देखने मिलेगा। जैसे कि अलगी माइक्रोस्टेरियन ज़्यादा एक्टिव सेल नहीं होती है, इसलिए इसमें ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलता है एक सेल में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेआरएफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। और वो स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11th में है या 12th में है, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 6। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके आप लेक्चर नंबर 6 पर आइए तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 8। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये सारे नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लास्ट के लेक्चर में मैंने सेल वाल टॉपिक पढ़ाया था। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ सेल ऑर्गेनेलीज, और एक एक करके सेल ऑर्गेनेलीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ, जो भी चीज़ें नहीं समझ आती वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। ऐसे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। जब लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको। तो आज हम लोग सेल ऑर्गेनेली का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, the cell organelle which are having their own DNA, example mitochondria and chloroplast। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली क्या होती है? तो सेल ऑर्गेनेली वैसी सेल ऑर्गेनेलीज जिसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, वैसी सेल ऑर्गेनेली जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, उस सेल ऑर्गेनेली को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये दोनों जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज है। दीज सेल ऑर्गेनेलीज हैव आरएनए एंड 70 राइबोसोम। तो इसी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना आरएनए भी होता है और ख़ुद का राइबोसोम भी होता है इन लोगों के पास। जो राइबोसोम होता है वो है 70S राइबोसोम। दीज सेल ऑर्गेनेलीज resembles with prokaryotic cell, so popularly called cell within cell। तो ये जो सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सेम टू सेम जो है, लगभग सिमिलर है ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है दिखने में, मतलब सिमिलर है, फंक्शन में भी उसी टाइप का है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है हम लोग को कहाँ देखने मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने मिल रहा है? एक यूकैरियोटिक सेल में देखने मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं सेल विद इन सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का अपने में एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये सेल इतना छोटा है कि ये इंटर कर गया है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खुद एक सेल है और ये कहाँ रह रहा है? ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है और ये सेल विद इन सेल है। आ रहा समझ में? दिस थ्योरी
इज कॉल्ड इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये थ्योरी है जिसमें लोग कह रहे हैं सेल विद इन सेल वाली थ्योरी, इसको कहते हैं हम लोग इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। और इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को दिया था किसने? अल्टमैन, स्किम्पर एंड मार्गुलिस ने। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसाइंथेसिस का साइट है, मतलब सनलाइट के जरिए एनर्जी बनेगा। और लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेस्पायरेशन का साइट है, मतलब ऑक्सीजन के जरिए एनर्जी बनेगा। आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का साइट है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन का साइट है। और रेस्पायरेशन हम लोग डिटेल में बात करेंगे रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में। सिम्बायोसिस क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म क्लोजली रह रहे होते हैं, टू ऑर्गेनिज्म लिविंग क्लोजली, दो ऑर्गेनिज्म क्लोजली एक साथ रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिम्बायोसिस। इंडो सिम्बायोसिस क्या होता है? अब वन ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड अनदर, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है उसको बोलेंगे इंडो सिम्बायोसिस। ठीक है। इंडो सिम्बायोसिस हाइपोथेसिस। तो इंडो सिम्बायोसिस हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट descendants of prokaryotic organism that reside within eukaryotic cell। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है असल में वो एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हो रहा था? इवोल्यूशन दौरान क्या हो रहा था कि यूकैरियोटिक सेल बन रही थी। तो जितने भी जो छोटे छोटे जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल थे, जो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट थे, इवोल्यूशन के दौरान जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंट्री ले ली उन्होंने। ठीक है। तो इंडो सिम्बायोसिस हाइपोथेसिस ये कहता है, इंडो सिम्बायोसिस हाइपोथेसिस ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरह का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। जब इवोल्यूशन हुआ तो इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके पनाह ले ली। ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कि सेल विद इन सेल। एविडेंस ऑफ दिस हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस के लिए एविडेंस क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग। साइज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही है, जैसे कि 4 to 10 माइक्रोमीटर, 4 से 10 माइक्रोमीटर साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो जब देखा गया क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को तो उसका भी साइज जो है 4 to 10 माइक्रोमीटर के अंदर में आ रहा है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जैसा साइज होता है वैसा ही साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का देखने मिल रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है जैसे कि बैक्टीरिया, वो भी डिवाइड जब करता है तो सिंपल डिफ्यूजन वाला तरीका अप्लाई करता है डिवाइड होने के लिए। सिमिलरली उसी तरह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड करता है तो सिंपल डिफ्यूजन का तरीका ही अप्लाई करता है डिवाइड होने के लिए। और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का सर्कुलर डीएनए होता है, और जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और ना ही डीएनए जो होता है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो उसी तरह यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट और सिमिलरली प्रोकैरियोट्स के केस में भी डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। दिख रहा है सिमिलरिटी देखने मिल रही है यहाँ पे। देयर फ्लूइड इंटीरियर कॉन्टेन राइबोसोम 70s विच आर सिमिलर टू दोज इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी जो राइबोसोम है वो 70s है। तो राइबोसोम क्या होता है, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनली है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल कहते हैं इसको, ये प्रोटीन बनाता है जनरली। तो अब शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर इन स्ट्रेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट, थाई मसल ऑफ कॉकरोच। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम देखा था कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। कहाँ देखा था? स्ट्रेटेड मसल में। अब ये स्ट्रेटेड मसल क्या होता है? स्ट्रेटेड मतलब उस मसल को स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं जिस मसल को हम लोग अपने विल से, अपने थिंकिंग से, अपने कंट्रोल से उसको हिला सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा
हमारा जैसे कि थाई मसल वगैरह हुआ, ये सब मसल को हम लोग अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लिप मसल हुआ, ये सब को कंट्रोल कर सकते हैं अपने से हम लोग, ठीक है। लेकिन जिस मसल को हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हार्ट हुआ, हार्ट का मसल, तो ये अनस्ट्रेटेड मसल है, ठीक है। ये वॉलंटरी मसल नहीं, ये नॉन वॉलंटरी मसल कहलाएगा। तो स्ट्रेटेड मसल मतलब वॉलंटरी मसल, मतलब जिस मसल को हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं और थिंकिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, वो हुआ स्ट्रेटेड मसल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट कोलिकर ने देखा था स्ट्रेटेड मसल में। अब वो स्ट्रेटेड मसल क्या था? वो स्ट्रेटेड मसल था थाई मसल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का थाई मसल। बट क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू फ्लेमिंग एल्टमैन। लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया? माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी का क्रेडिट गया फ्लेमिंग और अल्टमैन को। अब डिस्कवरी क्रेडिट गया है फ्लेमिंग और अल्टमैन को, लेकिन ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम कोलिकर ने। क्या मान रहा है? तो ध्यान सुनिए, समझिए। फ्लेमिंग और अल्टमैन का डिस्कवरी क्रेडिट इसलिए गया क्योंकि फ्लेमिंग और अल्टमैन ने मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरह डिस्क्राइब किया, उसका फंक्शन वगैरह। कोलिकर ने सिर्फ ऑब्जर्व किया, देखा था, उसने उसके बारे में फंक्शन वगैरह कुछ बताया नहीं कि वो क्या चीज़ है, क्या काम करता है। लेकिन फ्लेमिंग और अल्टमैन ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया क्या फंक्शन है, क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें बताई फ्लेमिंग अल्टमैन ने। तो जो आदमी फर्स्ट टाइम पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब करेगा किसी भी सेल ऑर्गेन या किसी भी चीज़ के बारे में, डिस्कवरी का क्रेडिट उसी आदमी को जाएगा। आ रहा समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not easily visible under the microscope। तो माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से दिखता नहीं है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए अलग से स्पेशल टाइप का स्टेन को यूज किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल depending on the physiological activity of the cell in terms of shape, size, also considerable degree of variability is observed। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कितना होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ये जो है डिपेंड करता है कि सेल कितना ज़्यादा एक्टिव है, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना ज़्यादा है। जो सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। और जो सेल कम एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम देखने मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया असल में पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगी उस सेल को क्या होगा? एनर्जी की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में ज़्यादा अमाउंट में होगा, ज़्यादा नंबर में होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज वेरी करता है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और cylindrical having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer, length 1 to 4.1 micrometer। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको देखा जाए तो वो सॉसेज शेप का देखने मिलता है या cylindrical शेप का देखने मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है वो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, एवरेज बोले तो 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन देखने मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में का क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन देखने मिलती है, ऐसे एक दो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, जो स्पेस है। और अंदर में जो स्पेस उसको बोलेंगे हम लोग इनर कंपार्टमेंट। और इसी वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन देखने मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस देखने मिल रहा है, जो गैपिंग देखने मिल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर कंपार्टमेंट। और ये जो अंदर वाला जो कंपार्टमेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इनर कंपार्टमेंट।
देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। एग्जाम में अगर कोई फिगर आएगा तो यही फिगर आएगा एनसीईआरटी वाला। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस देखने मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग, देखिए ये जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। और जो ग्रीन वाला जो स्पेस देखने मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक है। और एक बात और, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखने मिल रहा है, जो कंपार्टमेंट देखने मिल रहा है, उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब दो के बीच का, इंटर मतलब दो के बीच का। ठीक है। और ये जो फोल्डिंग दिख रही है इनर मेम्ब्रेन की, ये जो फोल्डिंग है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी बोलते हैं। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इनर कंपार्टमेंट में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट है उसमें क्या होता है, एक डेंस मतलब गाढ़ा फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इनर कंपार्टमेंट जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of infolding called cristae towards the matrix. इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन जो देखने मिलता है वो डायरेक्ट वो कंटिन्यूस होता है ऐसे, मतलब उसमें कोई फोल्डिंग देखने नहीं मिलती, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ऐसे इनफोल्डिंग देखने मिलती है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस है, इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग देखने मिलती है, इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो कह रहा है कि क्रिस्टी जो होता है, इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी देखने मिल रहा है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या कहता है? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया के। और दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन का अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम देखने मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है, मतलब कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया जब होगा तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल से होगा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दे produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आ रहा समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल बिल्कुल नया है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, a few RNA molecules, ribosome, 70S, and the compartment required for synthesis of proteins. The mitochondria divide by fission. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स जो है मतलब कि इनर मेम्ब्रेन के बाद अंदर जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर में भरा हुआ फ्लूइड, इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो इसी अंदर वाले स्पेस में, इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग को सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है, आरएनए मॉलिक्यूल देखने मिलता है और राइबोसोम देखने मिलता है, 70 राइबोसोम, और वो सारे कंपोनेंट देखने मिलते हैं इस मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, राइबोसोम का मेन काम ही प्रोटीन बनाना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो वो फिजन से डिवाइड करता है। फिजन मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये, जब डिवाइड करेगा दो नई सेल आएगी वो एकदम इक्वल होगी, ये होता है फिजन। देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनिमल सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है।
आ रहा समझ में? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। ठीक है। इन अलगी माइक्रोस्टेरियंस देयर इज़ वन माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अलगी जिसका नाम है माइक्रोस्टेरियन अलगी में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है एक सेल में। अलगी माइक्रोस्टेरियन केस में एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। प्रोटोजोआ चाओस के सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे। रेनल ट्यूब्यूल में 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे। लीवर सेल में 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे। और स्पर्म सेल में 20 to 25 स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे। और इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग नेबेनकर्ण बोलते हैं, नेबेनकर्ण। ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया टेक वाइटल स्टेनिंग, जेनस ग्रीन और जेनशियन वायलेट आर यूज फॉर स्टेनिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल है जेनस ग्रीन और जेनशियन वायलेट। याद रखिएगा, जेनस ग्रीन और जेनशियन वायलेट। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी मेहनत तो लग रही है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। तो मेहनत कीजिए और जब लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ अपना फोकस पूरा लेक्चर में डालिए। जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा, और मेहनत करेंगे तभी कुछ आपको हासिल होगा। बाय द यूज ऑफ the chemical digitonin, the outer membrane of mitochondria can be removed. The mitochondria without outer membrane is known as mytoplast. देखिए, एक केमिकल है, इसका नाम है डिजिटोनिन। इस केमिकल को माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अप्लाई करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, मगर माइटोकॉन्ड्रिया बिना आउटर मेम्ब्रेन के कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या हुआ? रिमूव हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए, आउटर मेम्ब्रेन था, अब इसको रिमूव कर दिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? माइटोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर सकते हैं हम लोग डिजिटोनिन केमिकल की मदद से, और माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट द आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। ऑन द मैट्रिक्स फेसिंग सरफेस ऑफ क्रिस्टी रैकेट लाइक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ऑक्सीजोम F1 या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ये क्रिस्टी जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स साइड देखने मिल रहा है, ये क्रिस्टी। इस क्रिस्टी में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल देखने मिलते हैं ऐसे। ठीक है। तो क्रिस्टी में क्या छोटे छोटे पार्टिकल देखने मिलते हैं ऐसे हम लोग को। इस पार्टिकल को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजोम। ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम बोलते हैं, या F1 पार्टिकल बोलते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, या फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है। या उसको एटीपीएस सिंथेस बोलते हैं, मतलब एटीपी सिंथेस बोलते हैं। तो ऑक्सीजोम बोल सकते हैं, या F1 पार्टिकल, या एलिमेंट्री पार्टिकल, या फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल, या इसको एटीपी सिंथेस बोलते हैं इन पार्टिकल को, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी भी देखने मिलता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने मिल रहा है, ये देखने मिल रहा है। देखिए, यही है F1 पार्टिकल, या ऑक्सीजोम बोलते हैं इसको हम लोग। देख सकते हैं, ये क्रिस्टी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये ब्लू वाला इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ये फोल्डिंग देखने मिल रही है, फोल्डिंग में पर छोटे छोटे पार्टिकल देखने मिल रहे हैं, इसको ऑक्सीजोम बोलते हैं, या फिर F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा दोस्तों? आ रहा हो समझ में? जब तक तो समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्लियर फिगर थोड़ा और क्लियर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री,
ये इनर बाउंड्री, ये सब क्या है, क्रिस्टी है ये, ठीक है। क्रिस्टी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बोलते हैं। इस पर जो दिखाई दे रहा है ये ब्राउन ब्राउन पार्टिकल, देखिए ये छोटे छोटे पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल क्या है, यही है F1 पार्टिकल, या उसको बोलते हैं ऑक्सीजोम, ठीक है। आया समझ में? देखिए अब ये F1 पार्टिकल ऐसा दिखता है, यही F1 पार्टिकल, ये है F1 पार्टिकल, ठीक है। जो कि कहाँ पर देखने मिल रहा हम लोग को, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे, ये है क्रिस्टी। देखिए अब क्या काम होता है, ये जो पार्टिकल जो होते हैं वही जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ये वाले ऑक्सीजोम, यही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी जो पार्टिकल है F1 पार्टिकल, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और दीज आर ओनली पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, सो कॉल्ड ऑक्सीजोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओनली पार्ट है जो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है और एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, वही वो है ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया का ओनली पार्ट है जो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है और एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो ऑक्सीजोम क्या है, आर ओनली पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, ठीक है। दिस पार्टिकल पोजेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एरोबिक रेस्पिरेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो पार्टिकल जो F1 पार्टिकल जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो F1 पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखने मिलता है, ठीक है। और यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है वो सब मैं बात करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्पिरेशन। अभी बस ध्यान में रखिए, ये मैं चैप्टर ले रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मैं पूरे 11 12 दोनों का जो भी समरी है ना, वो सारा समराइज कर दूंगा इस चैप्टर में मैं। इन ऑक्सीजोम एंजाइम एटीपेज इज प्रेजेंट। तो ऑक्सीजोम में एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजोम मतलब F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या कह सकते हैं फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजोम में एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है। ऑक्सीजोम परफॉर्म्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ATP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीजोम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम परफॉर्म करता है, तो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है और प्रोड्यूस करता है ATP। तो ATP का प्रोडक्शन होना उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है ऑक्सीजोम, मतलब कि ATP का प्रोडक्शन करता है। 70% एंजाइम ऑफ द सेल आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंजाइम जो है सेल का जो एंजाइम है, सेल के अंदर जो टोटल एंजाइम है, सेल के अंदर जो टोटल एंजाइम है, टोटल में से 70% एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बाकी 30% एंजाइम बाहर होता है सेल में। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में सेल का टोटल एंजाइम का 70% हिस्सा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था लेक्चर नंबर 6। तो अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 7 में। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।